गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैंने आपको कल बतला दिया था कि कल की जो हमारी क्लास होगी वो अनुसूची पे होगी। जो भारतीय संविधान में अनुसूचियां है उन पे आज की हमारी जो क्लास है, आज 1 फरवरी 2022 है। आप चाहे तो अपने नोट्स भी बना सकते हो क्लास के अकॉर्डिंग। डे बाय डे आपकी क्लास कंटिन्यूटी के साथ होगी, टॉपिक बाय टॉपिक होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां है, आज की क्लास पूरी उन पे रहेगी। इस क्लास को लेने के बाद आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अनुसूची से अगर रहता है, मैं आपको 101% कह सकता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन आज के बाद, हमारी क्लास लेने के बाद कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ सकते। आप इस चीज को एक बार क्लास लेने के बाद फील करेंगे कि हाँ, जो सर कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं है। देखिए, वर्तमान में हमारे जो संविधान है उसमें एक टॉपिक है अनुसूची, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, चाहे आप आईएएस से लेके ग्रुप सी तक, पुलिस, एसआई, XYZ कोई भी एग्जाम दीजिएगा, हर एग्जाम में इस टॉपिक से कम 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप क्लास हमारे साथ जुड़ेंगे और क्लास कंटिन्यूटी के साथ हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, इसकी बैकग्राउंड क्या है। जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था, जबकि इसे अपने लागू 26 जनवरी 1950 को किया था। तो मूल संविधान में हमारी जो अनुसूची थी संविधान निर्माण के समय, तो वो थी 8। तो आप याद रखना, मूल संविधान में या संविधान निर्माण के समय जो हमारी अनुसूचियां थी वो थी 8। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, आज 1 फरवरी 2022 तक आप याद रखना, जो आज की क्लास है, आज तक मैं आपको जो भी संशोधन था, जो भी वो था, करंटली जोड़ के पढ़ा रहा हूं। तो 1 फरवरी 2022 तक हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां है। तो आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान में कितने अनुसूची है, 12। दूसरा पॉइंट है, आपके दिमाग में ये बात चली होगी कि सर पहले तो 8 थी, 12 कैसे हो गई। तो अब याद रखना, कौन कौन सी अनुसूची बाद में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो ये जो 4 अनुसूचियां थी ये बाद में जोड़ी गई थी। तो आप याद रखना, क्वेश्चन ये बन सकता है कितनी अनुसूची बाद में जोड़ी गई, तो 4। 8 और 4 12। अब देखो ये कब कब कैसे कैसे जोड़ी गई, क्वेश्चन ये भी बनता है एग्जाम में। 9वीं जो अनुसूची थी वो प्रथम संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन कई बार आ लिया एग्जाम में, हमारे उत्तराखंड में भी आ लिया, यूपी में भी आ लिया, IAS विशेष में भी आ लिया, कई बार आ चुका है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो आप याद रखना, जो 9वीं अनुसूची थी वो प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ी गई थी। अब दूसरी पॉइंट में आते हैं, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो याद रखना, 10वीं जो अनुसूची थी वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ी गई थी। अब 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो आप याद रखना, तो 11वीं जो अनुसूची है हमारी वो जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये जो हमारी 11वीं अनुसूची है, आप ये याद रखेंगे, ये स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है। वो आगे चल के मैं भी आपको 1 मिनट बाद ही बताऊंगा कि क्या क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारी 12वीं अनुसूची है, ये वाली, ये कब जोड़ी गई। तो आप ध्यान रखना कि 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन
संशोधन को अमेंडमेंट भी कहते हैं, परिवर्तन या चेंज भी कहते हैं एग्जाम में, तो 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4 अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई थी वो कब कब जोड़ी गई थी। तो आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये बाद में जोड़ी गई थी 4 अनुसूची। तो अब आप याद रखना 8 + 4 कितनी हो गई? 12। तो वर्तमान में 12 अनुसूची है हमारे यहां। अब जो क्वेश्चन अनुसूची से आता है वो देखते हैं कौन कौन से अनुसूची में किस चीज का उल्लेख किया गया है, क्योंकि ये भी हमें पता होना जरूरी है, तभी तो हम एग्जाम में फाइट कर पाएंगे। ये तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन इसके अलावा ये भी बनता है। अब देखो प्रथम जो अनुसूची है इसमें भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। मतलब जहां से जहां तक भी भारत है उस चीज का उल्लेख किया गया है इसमें। अब आपको मैं बता दूं वर्तमान में जो हमारे वो है 28 राज्य हैं उनका उल्लेख है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। तो इन चीजों का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अब दूसरी अनुसूची क्या है? दूसरी अनुसूची देखिए इसमें पहले तो हमें याद रखना, क्वेश्चन इतना भी आता है कि किस अनुसूची में शपथ वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन, तो आप याद रखेंगे वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। अब देखो ये वेतन भत्ते पेंशन किन्हें दी जाती है, किनका उल्लेख है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके वेतन भत्ते पेंशन, राज्यसभा और राज्य विधानसभा परिषदों के सभापति और उपसभापति, इनके वेतन भत्ते पेंशन। अब सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते और पेंशन। अब दूसरा पॉइंट है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम कंट्रोल ऑडिटर जनरल कहते हैं, कैग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कैग, CAG, कैग। आगे चल के मैं आपको कैग का टॉपिक अलग पढ़ाऊंगा। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन, तो इन सब लोगों के वेतन भत्ते और पेंशन का जो उल्लेख किया गया है वो हमारी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अब तीसरी अनुसूची में क्या है देखते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं शपथ, तो याद रखना क्वेश्चन अगर इतना आ जाए एग्जाम में कि शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो शपथ का जो उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची मतलब विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय, मतलब पद ग्रहण के समय पद पर बैठने से पूर्व आपने देखा होगा राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, आपका मुख्य न्यायाधीश हो, XYZ जो भी व्यक्ति राज्यपाल हो, वो एक शपथ लेते हैं। तो उस चीज की जो शपथ का उल्लेख है वो आपकी तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो आप याद रखना तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ। अब चौथी अनुसूची क्या है? इसमें राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख। आपको पता होगा इस चीज का, नहीं पता तो आज के बाद भूलना मत कि हर राज्य से राज्यसभा में सदस्य चुन के जाते हैं। तो इस चौथी अनुसूची में उनका उल्लेख किया गया है कि किस राज्य से कितने सदस्य चुन के जाते हैं। जैसे आपको मैं थोड़ा सा बतला दूं कि उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक राज्यसभा में सदस्य जाते हैं 31, और आपके उत्तराखंड से जो सदस्य जाते हैं राज्यसभा में वो जाते हैं आपके 3। तो इस तरह ही अलग अलग राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से जो सदस्य चुन के आते हैं राज्यसभा में
इसमें चौथी अनुसूची में उनका उल्लेख किया गया। अब आते हैं हम पांचवी अनुसूची में। इसमें एससी क्षेत्रों और एसटी जनजाति, एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब के जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो आप याद रखना, एससी और एसटी के प्रशासन का जो उल्लेख किया गया है वो हमारा पांचवी सूची के अंतर्गत किया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या है? एससी क्षेत्रों और एसटी जनजाति के प्रशासन का उल्लेख। आप भूलना मत बिल्कुल भी इस चीज को। छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन इतना भी आएगा, छठी अनुसूची में कौन से राज्य के क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख नहीं किया गया है? आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको सिक्किम वगैरह और XYZ और कोई भी राज्य रख सकता है। तो सिर्फ, और ये भी आ सकता है कितने राज्य हैं। तो छठी जो अनुसूची है उसमें 4 राज्यों के क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है, और वो भी एसटी जनजाति। वो 4 राज्य कौन कौन से आप कभी मत भूलना, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अब इसके बाद हमारी 7वीं अनुसूची आती है। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, पावर का बंटवारा है, उस चीज का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। अब देखो, संघ सूची में, संघ सूची क्या है? संघ सूची वो सूची होती है जिसपे केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है और केंद्र सरकार ही उसे लागू कर सकती है। राज्य गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर उसमें नहीं होता। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन जो वर्तमान में इसमें 100 विषय है। संघ सूची में संघ केंद्र सरकार को 100 विषयों पर अपने आप ही बिना किसी राज्य की अनुमति लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। आगे चल के ये भी बताऊंगा मैं कौन कौन से विषय संघ सूची में आते हैं। इस तरह की टॉपिक बनाऊंगा मैं आपके लिए। दूसरा है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची वो होती है जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई भी विवाद हो जाता है किसी बात को लेकर, तो वहां पर केंद्र सरकार का कानून लागू होता है, राज्य सरकार का कानून समाप्त हो जाता है। तो इसमें संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय। इसी तरीके से राज्य सूची। राज्य सूची वो सूची होती है जिसपे राज्य सरकार ही कानून बनाती है और राज्य सरकार इसे लागू करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछता है कि किस सूची में कानून कौन बनाता है और कौन उसे लागू करता है और किस सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो आप ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। इसके बाद है हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। भाषा, ये देखो ये लिखी हुई है भाषा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में आप याद रखिएगा, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि पहले 14 थी, 22 भाषा कैसे हो गई? तो आप याद रखना, 8 जो भाषाएं हैं वो बाद में समय समय पे जोड़ी गई। ये देखिए क्वेश्चन यहां से ये भी आता है एग्जाम में। 8 भाषा बाद में जोड़ी गई,
सिंधी पहले, सबसे पहले इसमें 14 के बाद 15वीं जो भाषा थी वो सिंधी थी, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 21वें संविधान संशोधन, याद रखना, 21वें संविधान संशोधन या अमेंडमेंट द्वारा 1967 में जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। 21वें संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। तो 14 + 1 15। क्लियर होगा आपको। तो सबसे पहली 8वें अनुसूची में जुड़ने वाली जो भाषाएं थी वो थी सिंधी, 21वां संशोधन 1967 द्वारा। इसके बाद बच्चों के याद नहीं रहता तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। एक क्रम होता है ABCD में, अल्फाबेट में MNK, M के बाद N आता है, N के बाद K आता है कहीं ना कहीं सीरीज में। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी ये जो जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। तो 15 और 3 18, ये देखो 18 भाषा हो गई थी। दूसरा इसके बाद एक मैंने फॉर्मूला बनाया था BDMS। B के बाद D आता है, D के बाद M आता है सीरीज में, M के बाद कहीं ना कहीं S आता है। अगर हम इसे थोड़ा सा उल्टा पढ़े याद रखने के लिए, सरदार मनमोहन सिंह बीड़ी नहीं पीते, सरदार मनमोहन सिंह बीड़ी नहीं पीते। तो B मतलब बोडो, D डोगरी, M मैथिली, S संथाली। तो BDMS जो जोड़ी गई थी वो आपकी 4 भाषाएं थी। वो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो 18 और 4 22। तो आप याद रखना 8वें अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और फिर सबसे पहले जुड़ने वाली जो भाषा थी वो थी सिंधी, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। उसके बाद सिंधी के बाद कौन सी भाषा जोड़ी गई? MNK, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ये कब जोड़ी गई? 71वें संशोधन 1992 द्वारा। फिर सबसे बाद में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? BDMS, सरदार मनमोहन सिंह बीड़ी नहीं पीते। अगर ना भी याद रहे, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा सबसे बाद में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो अवर्तमान में 22 भाषाएं। इसके बाद हमारी 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची जो है संपत्ति या भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। ध्यान रखना, संपत्ति या भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो अनुसूची है वो 9वीं है। यहां मैंने आपको बताया था पहली क्लास में 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 9वीं प्रथम संशोधन 1991 द्वारा और भूमि अधिग्रहण या संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। इसके बाद 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदल, दल बदल मतलब राजनीतिक दल, जैसे विधानसभा के सदस्यों की निर्हता। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में भी ये देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग अब तक गवर्नमेंट जो थी हमारी भारतीय जनता पार्टी की थी, कांग्रेस की नहीं थी। तो कुछ यूपी में देख लीजिए बीजेपी के लोग अखिलेश के साथ आ गए सपा में, और कुछ सपा के लोग बीजेपी में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए। तो इन्हें कहते हैं दल बदल। तो इनकी सदस्यता कैसे रद्द करी जाएगी? एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के लिए कैसे इन्हें सदस्यता दी जाएगी और कैसे इनकी सदस्यता को रद्द किया जाएगा? तो इसमें 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख। यहां मैंने आपको बताई कि 10वीं अनुसूची जो है आपकी 52वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ी गई थी। अब आते हैं हम 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज, पंचायती राज मतलब ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन यहां बताया था मैंने आपको 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी संविधान में। तो इसमें ग्रामीण कार्य करने के लिए ग्रामीण शासन प्रशासन में 29 विषय दिए गए हैं ताकि वहां पर वो काम कर सके। ग्राम प्रधान वगैरह का उल्लेख किया गया है, उसकी नियुक्ति कैसे होगी,
ग्रामीण जो पंचायत है उनका गठन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा, कल भी ये टॉपिक में बताया था मैंने आपको। तो ग्रामीण प्रशासन का उल्लेख इसमें, कौन प्रधान की नियुक्ति करेगा, कौन उसे चुनाव डालेगा, कितनी आयु वर्ग होगी, ये सब चीजों का इसमें उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची याद रखना 73वें संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई पंचायती राज ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है 11वीं अनुसूची। अब आता है हम सीधे सीधे 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन। शहरी क्षेत्रों में आपका आता है नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, यह आपके शहरी प्रशासन में आता है। इसे स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। तो आप याद रखना शहरी प्रशासन या स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो सूची है वो 12वीं सूची है। और 12वीं अनुसूची याद रखना 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं 92 में ही जोड़ी गई थी, ये भी 92 में, लेकिन ये 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और ये आपकी 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इतना याद रखना है आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा टॉपिक है अनुसूचियों का 12 अनुसूची, जो भी इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको मैंने समझाया, और आप एक नोट्स भी बना सकते हैं और हमारी क्लास को बार बार रिवाइज भी करके देख सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। उम्मीद है आप चाहे 10 साल के कोई भी एग्जाम के आईएएस से लेके आप ग्रुप सी, पुलिस, एसआई वगैरह या सीटेट, यूटेट कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, अगर अनुसूची से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बना है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमने पढ़ाया है इसी से बना है, इसके बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं बना है। एक चीज है, एक नोट है, 8वीं जो अनुसूची है क्वेश्चन ये आता है उसमें कौन सी भाषा नहीं है। तो बच्चे भाषा तो उसमें सारी, मैं एक 8वीं अनुसूची पहले से टॉपिक बना दूंगा आपको अगर आपको हो तो आप याद रखना उसमें गुजराती भाषा तो शामिल है 8वीं अनुसूची में, जबकि राजस्थानी जो भाषा है वो शामिल नहीं की गई। तो क्वेश्चन यहां कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन देता है गुजराती शामिल है या राजस्थानी शामिल है। तो गुजराती आप याद रखना, जो हमारे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है आपके नरेंद्र मोदी साहब, ये गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। तो गुजरात 8वीं अनुसूची में शामिल है। याद रखना प्राइम मिनिस्टर की जो भाषा है गुजराती वो 8वीं अनुसूची में है, जबकि राजस्थानी भाषा, राजस्थान के जो वो है सीएम अशोक गहलोत जी, वो 8वीं अनुसूची में नहीं है। आप इतना भी याद रख सकते हो। तो बाकी मुझे उम्मीद है कि आप आज की क्लास कंप्लीट समझ गए होंगे, और जो भी आपका क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है इसके अलावा अनुसूची से संबंधित, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उसका आपका समाधान करेंगे। और आपको कहीं भी इसके अलावा अनुसूची या कोई भी क्लास लेने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से आप इस क्लास को अटेंड करिएगा और आप 101% एग्जाम में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने में, ये मेरा आपके साथ दावा है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए आप थोड़ा इंतजार करिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।